कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। कुंवर साहब ने तीनों पत्नियों को खुशखबरी सुनाई, पर कोई प्रसन्न न हुई। आहत कुंवर विशाल सिंह महफिल में आ बैठे। अब आगे सुनते मनोरमा की रेडियो नाट्य वाचन की 12वीं कड़ी में। दूसरी वर्षा भी आधी से ज्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहिल्या का वृतांत गुप्त रखा। जब मुंशी जी पूछते वहां क्या बात कराए, आखिर यशोदानंदन को विवाह करना है या नहीं, न करना हो तो साफ साफ बता देना, करना है तो उसकी तैयारी करें। तो चक्रधर कुछ इधर उधर की बात करके टाल जाते। उधर यशोदानंदन बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह की या नहीं? अरे अगर तुम्हें उनसे कहते शर्म आती हो तो मैं आकर बात कर लूं। आखिर इस तरह कब तक टालोगे? अहिल्या तुम्हारे सिवा और किसी से विवाह नहीं करेगी। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी यही लिखते कि मैं खुद ही फिक्र में हूँ, जो ही मौका मिलेगा जिक्र करूंगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ ही साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। अब वो अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे, लेकिन मुंशी यशोदानंद को वचन दे चुके थे, इसलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उनकी तरफ से जरा भी विलंब हुआ तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यो दिल से निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदानंदन भी कुछ उलूल जुलूल आदमी हैं। अरे अभी तक कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं। चक्रधर, उनकी तरफ से तो देर नहीं है, वो तो मेरे पत्र का इंतजार कर रहे हैं। वज्रधर, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कुछ पशुपेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। अरे यहाँ सैकड़ों आदमी मुंह खोले हुए हैं। आज उन्हें लिख दो कि या तो इस जाड़े में शादी कर दें या कहीं और बातचीत करें। हाँ, चक्रधर ने देखा कि अब अवसर आ ही गया है, आज निश्चय ही कर लेना चाहिए। बोले, पशुपेश जो कुछ होगा आप ही की तरफ से होगा। बात यह है कि वो कन्या मुंशी यशोदानंदन की पुत्री नहीं है। वज्रधर, पुत्री नहीं है? अरे वो तो लड़की ही बताते थे। खैर पुत्री ना होगी तो भतीजी होगी, भांजी होगी, नातिन होगी, अरे बहन होगी। मुझे आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से। चक्रधर, वो लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी, तब उसकी उम्र 3 या 4 बरस की थी। उन्हें उस पर दया आई और उसे घर पर लाकर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। वज्रधर स्त्री से बोले, अरे कितना दगाबाज आदमी है, क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला? चक्रधर, जी नहीं, मुंशी जी ने उनका पता लगाने की बहुत चेष्टा की पर कोई फल नहीं निकला। वज्रधर, अच्छा तो ये किस्सा है। बड़ा झूठा आदमी है, एकदम मक्कार। निर्मला, तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना है बस। वज्रधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूं। अरे मैं खुद जानता हूं ऐसे धोखेबाजों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ, मैं इसी वक्त यशोदानंदन को पत्र लिखूंगा। बिरादरी का वास्ता ना होता तो हंसाने का दावा करता। चक्रधर आरक्त मुख और संकोच रुद्ध कंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया हूं। वज्रधर, अरे तो ये क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ अपने आप ही तय कर लिया है? सुंदर लड़की देखी रीझ गए। मगर याद रखो, स्त्री में सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण नहीं होता। मैं तुम्हें हरगिज ये शादी नहीं करने दूंगा। चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही मुख्य वस्तु होते हैं, इसके सिवा और सभी बातें कौन है? वज्रधर,
तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो सवार नहीं हो गया? एकाएक ये काया पलट कैसे हो गई? चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करूं। लेकिन सिद्धांत के विषय में मैं मजबूर हूं। वज्रधर, सेवा नहीं करना चाहते? अरे मुंह पर कालिक लगाना चाहते हो? याद रखो, तुमने ये विवाह किया तो अच्छा नहीं होगा। ईश्वर वो दिन ना लाए कि मैं अपने कुल में कलंक लगते हुए देखूं। चक्रधर, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं और कहीं विवाह नहीं करूंगा। ये कहते हुए चक्रधर बाहर चले आए और बाबू यशोदानंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उनके अंतिम शब्द ये थे, पिताजी राजी नहीं होते और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता, लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूंगा, लेकिन यह असंभव है कि कहीं और विवाह कर लूं। इसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र अहिल्या के नाम लिखा और उसके अंतिम शब्द ये थे, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूं जैसा कोई और बेटा हो सकता है, किंतु यदि इस भक्ति और आत्मा की स्वाधीनता में विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं होगा। अगर मुझे ये भय ना होता कि माताजी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देगी, पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे, तो मैं ये असह्य यातना न सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारी ही फैसले पर छोड़ता हूँ। केवल इतना ही याचना करता हूँ कि मुझ पर दया करो। दोनों पत्रों को डाकघर में डालते हुए वो मनोरमा को पढ़ाने चले गए। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जगे। कार्तिक लगते ही एक ओर राजभवन की मरम्मत होने लगी, दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। राजा साहब ताकीद करते रहते थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया था कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम न लीजिए, लेकिन ये उनकी शक्ति से बाहर था कि आठों पहर बैठे रहे। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वो राज्य कर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है। जब तक प्याला भर न जाए वो जुबान नहीं खोलती। फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना तो स्वाभाविक है, ये समझकर कोई बोलता नहीं था। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, सारे कामगार सब दिल तोड़कर काम करते रहे, लेकिन चक्रधर को रोज खबरें मिलती रहती थी कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन वो राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में नहीं डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझा दिया करते। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे भी रोशनी के फाटक बन गए। तिलकोत्सव का विशाल पंडाल तैयार हो गया, लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बेकार से चल गया था। मजदूरों को भोजन पात्र मिल जाता था। अब नकद रुपए की जरूरत सामने आ रही थी, लेकिन राजाओं का आदर सत्कार तो यूं ही नहीं हो सकता था। 5 लाख रुपए से ऊपर का खर्च था और खजाने में फूटी कौड़ी न थी। असामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि केवल 15 दिन शेष रह गए। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेटू खां के साथ बैठे सितार का अभ्यास कर रहे थे। दीवान साहब और मुंशी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई जरूरी काम है? ठाकुर बोले, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है और अभी तक रुपए की कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर्ज ले लिया जाए। राजा बोले, नहीं, हरगिज नहीं। दीवान, तो असामियों पर हल पीछे 10 रुपए चंदा लगा दिया जाए।